A very good morning to one and all. In this video, we will learn or understand the chapter number 4, Agriculture of Geography, class 10th. We will read the chapter line to line and understand every word. Let's begin with the chapter. India is an agriculturally important country. Two-thirds of its population is engaged in agriculture activities. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Beside food grain, it also produces raw material for various industry. बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें कहा गया है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है. इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन मीन्स 60% से अबव पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें हम मोस्टली जिसके अंदर हम फूड प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूम करने के लिए. फूड ग्रेन्स के अलावा ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है वेरियस इंडस्ट्रीज़ को. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होगा. कपड़ा बनाने के लिए कॉटन चाहिए होगी, तो कॉटन रॉ मटेरियल है जो कॉटन उन्हें एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है. Moreover, some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. और इसके अलावा हम कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस एक्सपोर्ट भी करते हैं. मींस फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं. अब आती है बात टाइप्स ऑफ फार्मिंग की. एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the character of physical environment, technology, know-how, and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. At present, in different parts of India, the following farming systems are practiced. इस पैराग्राफ में हमें कहा गया है कि एग्रीकल्चर बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी कंट्री की. ये बहुत सालों से चलती आ रही है. कल्टीवेशन के अलग अलग मेथड डिपेंड करते हैं फिज़िकल इन्वायरमेंट कंडीशन पर. इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी हमारे पास कितनी है, कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस. और इसके बेसिस पे हमारी फार्मिंग 2 टाइप्स की होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम अपने कंज्यूम करने के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हैं. कमर्शियल फार्मिंग हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सेल करने के, सोल्ड करने के लिए करते हैं. अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी 2 टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये इस टाइप की फार्मिंग है. इसके अंदर हम ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करते हैं, पुराने तरीके यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए. और ये ज़्यादा स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे होती है और इसमें हमारी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. इस तरह की फार्मिंग अभी भी की जाती है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डायो एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. और इसके अंदर हम लेबर भी बाहर से नहीं लाते हैं. इसमें फैमिली, अगर हमारे पास फैमिली में मेंबर्स हैं, 2-3 मेंबर्स हैं, अगर वो एबल हैं उस पीस ऑफ लैंड पे काम करने के लिए, तो वो उस पर लेबर की तरह काम कर सकते हैं. हम इसमें लेबर इंटेंसिव ये नहीं है. इसके अंदर हम ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि होए, डायो और डिगिंग स्टिक्स. और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून. और ये कम्प्लीटली मानसून के ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंड होती है. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन. और ये पूरी फार्मिंग मानसून पे डिपेंड होती है और इसकी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी इन्वायरमेंट पे डिपेंड होती है. इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों? और इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं और इसे हम झूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं. स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन सेम मीनिंग है. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में
या फिर कह लो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक पीस ऑफ लैंड लिया जाता है। पीस ऑफ लैंड का एक छोटा सा पीस लिया जाता है। जैसे कि अभी ये लैंड है, इसमें इन्होंने इतना पीस लिया हुआ है, इसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे छोटे मोटे, उन्होंने उसको काटा, पहले स्लैश किया, फिर बर्न किया, जला दिया। उसकी जो ऐश प्रोड्यूस हुई वो जब मिट्टी में मिली तो उसके अंदर हमने सीड्स को सो किया, बोया, और उसके ऊपर हमने फार्मिंग की। तो ऐसे ही जब हमारी क्रॉप ग्रो हो जाएगी, हम उसे हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर हम दूसरे पीस ऑफ लैंड पे ऐसे करेंगे, पहले स्लैश, फिर बर्न, एंड देन सोइंग सीड। It is a slash and burn agriculture. Farmer clear a patch of land and produces cereals and other food crops to sustain their family. When soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil. इस तरह की कल्टीवेशन करने से जो नेचर है वो अब एक पीस ऑफ लैंड पे हमने कल्टीवेशन की, अब उसकी सॉइल की फर्टिलिटी इनफर्टाइल हो गई है वो सॉइल, तो हम दूसरे पीस ऑफ लैंड पे जाएंगे और जब तक हम वापस घूम के उसी पीस ऑफ लैंड पे आएंगे तब तक वो फर्टाइल बन चुकी होगी बाय द नेचर. This type of shifting allow nature to replenish the fertility of the soil through natural processes. Natural processes कैसे? Land productivity is the type of agriculture is low as a farmer do not use fertilizer or other modern input. It is known by different names in different parts of the country. और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में. इसको इम्पोर्टेंट है इसमें झूमिंग, बेवार. झूमिंग इसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे कि असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, पामलो इसे बोला जाता है मणिपुर में, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इन्हें दीपा बोला जाता है. झूमिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं और इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है मेक्सिको में. सेंट्रल अमेरिका में कोनुको, और मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से, और कोनुको इसे वेंजुलिया के नाम से. आपको ये नेम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि बेवार, धैया जो इंडिया के हैं, इंडिया में बेवार बोला जाता है, धैया बोला जाता है मध्य प्रदेश में, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, पंबा दबी और कोम्मन और ब्रिंगा ओडिशा में बोला जाता है, कुमारी वेस्टर्न घाट में बोला जाता है, वलरे और वाल्ट्रे साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान में, खिल इन हिमालय बेल्ट, एंड कोरुवा इन झारखंड, एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. इसमें से इम्पोर्टेंट है झूमिंग, बेवार, धैया, पोडू, पेंडा, कोम्मन, ब्रिंगा और पमा डबी. इसमें वेलरे और वल्टर भी इम्पोर्टेंट है. इसको बस 2-3 टाइम्स आप रीड कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा. अब आते हैं बात इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का तड़का लग जाता है. करते हैं इसमें भी पर इसमें ट्रेडिशनल टूल्स या फिर ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फार्मिंग यूज़ की जाती है, पर थोड़ी की जाती है, उसके साथ इसमें टेक्नोलॉजी भी लग जाती है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, जो एक लैंड पे डिपेंड करती है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस की जाती है उन एरियाज में. इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. ये लेबर इंटेंसिव है, इसके लिए लेबर चाहिए होती है. Where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. High production के लिए इसमें biochemicals, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं और इरिगेशन भी यहाँ पे की जाती है और ये हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन करती है. फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस. अब जो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले. अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि अगर आपके दादाजी हैं, उनका एक पीस ऑफ लैंड है, उनके 2 बेटे हुए, फिर वो
2 में बट गया। अब उन 2 बेटों के दोनों के 2-2 बेटे हुए तो वो अब 4 में बट गया एक पीस ऑफ लैंड। तो ऐसे ही जो ये लैंड है ये सक्सेसिव जनरेशन के बाद रेंडर्ड होता जाता है, लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकली कम होता जाता है, जिसके कारण इन पे ज़्यादा प्रेशर डलता है एग्रीकल्चरल लैंड पे कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन की जाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। कमर्शियल फार्मिंग हम बेसिकली प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सोल्ड करने के लिए करते हैं। द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जाम्पल high yielding variety seeds, chemical fertilizer, insecticide, pesticide in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is subsistence crop. अब कमर्शियल फार्मिंग में हम ज़्यादा कॉस्ट लगाते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, हाई प्रोडक्टिविटी मिले, जिसमें हम सीड्स भी अच्छी वैरायटी के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करते हैं, केमिकल डालते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इंसेक्टिक पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ताकि हमें हाई प्रोडक्टिविटी मिले। अब कुछ जगह पे जैसे कि राइस, अब राइस कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में राइस इतने नहीं खाए जाते। कमर्शियल क्रॉप है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सॉल्ट करने के लिए उगाया जाता है राइस। बट जो ओडिशा जैसी स्टेट है वहाँ पे ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, वहाँ पे ज़्यादातर राइस ही कंज्यूम किया जाता है, तो वहाँ पे ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। अब कमर्शियल फार्मिंग की भी एक सब टाइप है जिसे हम प्लांटेशन बोलते हैं। प्लांटेशन भी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सॉल्व करने के लिए करते हैं, पर प्लांटेशन में जितना भी पीस ऑफ लैंड हमारे पास है उस पर पूरी पे एक ही टाइप की सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज़ ग्रोन, चाहे वो जितना बड़ा पीस ऑफ लैंड हो उस पर सिर्फ एक ही टाइप की हम क्रॉप ग्रो करते हैं। जैसे कि अब टी प्लांटेशन करते हैं तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, इन सब पे ये प्लांटेशन की जाती है। एक लार्ज पीस ऑफ लैंड पे सिर्फ यही टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है। Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large piece of land or large area. The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantation covered large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as raw material in respective industries. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crop grown in these states. Since the production is mainly for market as well as developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets play an important role in development of plantation. अब प्लांटेशन जैसे कि मैंने बताया कि सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है एक लार्ज पीस ऑफ लैंड पे या लार्ज एरिया ऑफ लैंड पे, तो उसमें हमें ये लेबर भी चाहिए होगी, स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, उसमें हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, अब वो इतनी सारी टी हमारे पास इकट्ठी होगी, अब उसे ट्रांसपोर्ट भी करना है मार्केट में, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए है, कम्युनिकेशन चाहिए है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। फिर हमें बैंकिंग के लिए उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो कई बार लोन लेना पड़ता है, मतलब कि कॉस्ट चाहिए होती है, हमें मनी चाहिए होती है। तो इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन को डेवलप करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज़ मेजर रोल प्ले करती हैं। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब आते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न पे। क्रॉपिंग पैटर्न हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न में हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं इंडिया के अंदर, राबी एंड खारिफ एंड ज़ेड। राबी, खारिफ एंड ज़ेड। यू हैव स्टडी द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड plurality of cultures in India. These are also reflected in agriculture practices and cropping pattern in the country. Various type of foods and fiber, vegetables and fruit species and condiments etc. constitute some of important crops grown in the country.
इंडिया हैज़ द 3 क्रॉपिंग सीजन, राबी, खारिफ एंड ज़ैद। जैसे कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा फिजिकली डाइवर्स है, इसमें कल्चर्स भी अलग अलग हैं, पोल्यूरलिटी है कल्चर्स की, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ कल्चर हैं। तो इसमें जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कंट्री का, ये सब different various type of food, various type of fiber crop, various type of vegetable, fruit, स्पेशल कंडिमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्योंकि हमारी इंडिया की फिजिकल डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर है, सब अब अपना अलग अलग खाना खाते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ फूड, फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल, फ्रूट स्पीशीज़ हमारे ग्रो किए जाते हैं अलग अलग। तो इसके लिए 3 क्रॉपिंग सीजन है इंडिया में, राबी, खारिफ एंड ज़ैद क्रॉप। राबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। Some of the important rabi crops are wheat, barley, pea, gram, and mustard. Though these crops are grown in large part of India, straight from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. Availability of precipitation during winter months due to western temperate cyclones helped in the success of these crops. However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. तो rabi crops विंटर सीज़न में सो की जाती हैं, बोई विंटर सीज़न में जाती हैं अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, और समर में हार्वेस्ट की जाती हैं अप्रैल और जून में हम इन्हें हार्वेस्ट करते हैं। राबी क्रॉप, जो भी अब राबी क्रॉप से आप बस अगर उनको एग्जांपल याद करने हैं तो जो भी गोल्डन सी हैं, येलो सी, उन्हें याद कर लो। वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे हमारे येलो से होते हैं। तो ये राबी क्रॉप, ये एक वे है लर्न करने का इसे, जैसे मैंने याद किया है। और पी एक ग्रीन कलर के एक्सेप्शंस आ गए यहाँ पे। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन, अब ये जो क्रॉप्स हैं ये लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो की जाती हैं, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये बहुत सारे पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं। खारिफ क्रॉप सोन की जाती है मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून के आने से कुछ दिन पहले इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, एंड दे आर हार्वेस्टेड सितंबर और अक्टूबर और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और इन्हें और इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। इनके खारिफ क्रॉप को सो होने के लिए वाटर चाहिए होता है, मानसून चाहिए होता है, पर जब इनकी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उसके लिए इन्हें थोड़ी बहुत नहीं, इन्हें ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। जैसे कि अब वीट है, वीट एक खारिफ क्रॉप है, उसे ठंडा कोल्ड या मानसून चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, पर जब उसका हार्वेस्ट का टाइम आता है तब उसे ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है। अब जैसे कि इसके एग्जांपल हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे हमारे खारिफ क्रॉप के एग्जांपल हैं। और ये कौन कौन से पार्ट पे ग्रो की जाती है? असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा। क्योंकि मानसून सबसे पहले कहाँ आएगा? उन एरियाज़ पे आएगा जहाँ, जिस एरियाज़ पे आएगा, कोस्टल एरियाज़ पे ही आएगा मेनली, तो वहीं पे ये ज़्यादा मेनली ग्रो की जाती है। ग्रो पूरे उसमें कंट्री में की जाती है, पर मेनली यहाँ पे की जाती है, पंजाब, हरियाणा में भी। और इनके बीच में, राबी और खारिफ के बीच में एक थोड़ा सा टाइम होता है ड्यूरिंग द समर मंथ, नोन एज ज़ैद सीज़न। उसे हम ज़ैद सीज़न कहते हैं, 1-2 महीने का टाइम होता है, ज़ैद सीज़न बोलते हैं। ज़ैद सीज़न में हम मेनली वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप मतलब चारा गाय के लिए, शुगर केन, इनके लिए बस शुगर केन टेक ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो, बट शुगर केन जो है उसे 1 साल लगता है ग्रो करने के लिए, पर जो ये वेजिटेबल्स हैं इन्हें 1-2 महीने ही लगते हैं। तो ज़ैद क्रॉप में हम मोस्टली वेजिटेबल और फ्रूट्स ग्रो करते हैं। अब आती है बात मेजर क्रॉप्स की। मेजर क्रॉप्स
A variety of food and non-food crops are grown in different part of country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practice. Major crops grown in India: rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseed, cotton and jute एक्सेट्रा. ये हमारे कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती हैं इंडिया में. सबसे पहले आती है राइस. राइस एक स्टेपल फूड है. हर तरह जो भी इंडिया है उसमें हर कोई राइस को खाता है, चाहे कम खा रहा है चाहे ज़्यादा खा रहा है, पर खा रहा है. तो ये स्टेपल फूड है. हमारी कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, चाइना के बाद. चाइना फर्स्ट है. और ये खारिफ क्रॉप है जिन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए है होती है. रेनफॉल इन्हें अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है. और ये लेस रेनफॉल के एरिया पे ग्रो करती है. मतलब कि लेस रेनफॉल एरिया पे ग्रो नहीं करती, इसे हाई रेनफॉल चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल चाहिए. पर अगर हम इसे लेस रेनफॉल एरिया पे ग्रो कर रहे हैं तो इसे हमें इरिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ये आपका मैप वर्क है. मेजर एरिया, माइनर एरिया राइस के लिए. अब राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे ग्रो किया जाता है राइस. कोस्टल एरियाज़ में, डेल्टिक रीजन्स में. डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन ट्यूबवेल हैज मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान. अब राइस को हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी ग्रो कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें इरिगेशन के लिए एक नेटवर्क चाहिए होगा इरिगेशन के लिए. जैसे कि अब डेवलपमेंट की गई है नेटवर्क का, इरिगेशन नेटवर्क में, जैसे कि कैनाल बनाए गए हैं, ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं, जिससे पॉसिबल हो गया कि हम लेस रेनफॉल वाले एरिया पे भी राइस ग्रो कर सकते हैं. वीट हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है. ये मेन फूड क्रॉप है. नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में मेनली वीट ही खाया जाता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में. और ये एक राबी क्रॉप है. इस वीट को ग्रो करने के लिए कूल ग्रोइंग सीज़न चाहिए होता है, बट जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, राइपनिंग का टाइम होता है, तब इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है. इससे ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होती, पर कम भी नहीं चाहिए होती. 50 to 75 सेंटीमीटर के बीच में से रेनफॉल चाहिए होती है. और ये जो वीट ग्रोइंग जोन्स हैं, टू इम्पोर्टेंट, गंगा और सतलुज के प्लेन पे ये बहुत अच्छे से सॉइल ग्रो करता है. और ब्लैक सॉइल रीजन पे भी बहुत अच्छे से वीट ग्रो करती है. और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान. ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे वीट ग्रो की जाती है. अब बात आती है मिलेट्स की. मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं दरदरा सा, जिसे हम मोटा मोटा दरदरा, मतलब अगर हम उसे हाथ पे लेंगे और मलेंगे तो हमें मोटा मोटा दरदरा सा फील होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल मुलायम है वो. तो ये होते हैं ज्वार, बाजरा, रागी. ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, और ये इन्हें कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है. दे हैव हाई न्यूट्रिशन, और इनकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है. मतलब कि जब हम वैसे वीट की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें रागी की रोटी खानी है, बाजरे की रोटी खानी है, तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी ज़्यादा होती है. रागी एक मिलेट है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है, आयरन है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, रफेज भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा. ज्वार हमारी थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से, और ये रेन फेड क्रॉप है. मोस्टली ये मॉइस्ट एरियाज़ पे ग्रो की जाती है, और इसको बहुत ही कम इरिगेशन चाहिए होती है. और मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश. नेक्स्ट इज़ बाजरा. बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल. बाजरा बहुत अच्छे से ग्रो करता है सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल पे. मेन बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा. और रागी इज़ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल. और रागी बहुत अच्छे से ब्लैक, रेड, सैंडी, लूमी, शैलो ब्लैक सॉइल पे बहुत अच्छे से ग्रो करती है. और मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश.
Maize it is a crop which is used both as food और fodder. इसको food हम भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल भी इसे कंज्यूम करते हैं, फॉडर की तरह भी यूज़ की जाती है मेज़. ये खारिफ क्रॉप है जिसे टेम्परेचर चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ये ग्रो करती है ओल्ड एलुवियल सॉइल पे. मतलब इसे ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं चाहिए होती, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल पे ग्रो कर जाती है. ये कुछ स्टेट हैं जैसे कि बिहार, लाइक बिहार मेज़ इज़ ग्रोन इन राबी सीज़न. बिहार में जो मेज़ है वो राबी सीज़न में ग्रो होती है, की जाती है बिहार में. और इसमें मॉडर्न इनपुट्स यूज़ होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड यूज़ की जाती हैं, फर्टिलाइज़र इरिगेशन चाहिए होती है इसके लिए. और ये इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज़ क्यों करते हैं इन्हें यूज़ हम, ताकि जो प्रोडक्शन है मेज़ की वो इंक्रीज़ हो. मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. ये हमारा वीट मेजर एरिया माइनर एरिया का मैप वर्क. अब आती है बात पल्सेस की. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस. इंडिया हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस भी पल्सेस करते हैं और हम ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं पूरे वर्ल्ड में पल्सेस. पल्सेस एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. ये वेजिटेरियन डाइट है. और जो मेजर पल्सेस जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं जैसे कि अरहर की दाल, टूर बोलते हैं जिसे हम, उड़द, मूंग, मसूर, पी एंड ग्राम, ये कुछ पल्सेस हैं जो मेजर पल्सेस हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं. पल्सेस को बहुत ही ज़्यादा कम मॉइस्चर, नीड लेस मॉइस्चर, और ये ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हैं. और ये लेग्यूमिनस पल्सेस होती हैं जो वो इनफर्टाइल बना देती हैं सॉइल को, पर कुछ पल्सेस होती हैं जो फर्टाइल भी बना देती हैं. तो हम पल्सेस को एकदम से, मतलब कि हमने एक साल पल्स ग्रो की, फिर अगले साल भी वही दोबारा पल्स ग्रो कर दिया, ऐसा नहीं करते हम. इसमें कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन करते हैं. एक बार पल्स ग्रो की, फिर दूसरे बार कोई और चीज़ ग्रो कर ली, फिर उसके बाद पल्सेस दोबारा ग्रो कर ली. ठीक है, तो इसके लिए पल्सेस को लेस मॉइस्चर चाहिए होता है. ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं. ये लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं. ये कई बार वो सॉइल को फर्टाइल भी बना देती हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू द सॉइल. देयरफॉर ये मोस्टली रोटेशन में ग्रो की जाती हैं विद अदर क्रॉप. मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका. अ फूड क्रॉप अदर दैन ग्रेन. ग्रेन के अलावा कौन कौन से फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? पहला है शुगर केन. इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. इट ग्रोज well in it is a tropical as well as subtropical crop. It grows well in hot and humid climate with temperature of 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस. ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो की जा सकती है. ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है. इसे टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में चाहिए होता है. रेनफॉल इसको 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होती है. इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन रीजन ऑफ लो रेनफॉल. इरीगेशन वहाँ पे रिक्वायर है, वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ पे लो रेनफॉल है, वहाँ पे इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है शुगर केन को. इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल. ये बहुत सारी वेराइटी ऑफ सॉइल पे ग्रो हो जाता है और इसके लिए मैनुअल लेबर चाहिए होती है. सोइंग करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का. ब्राज़ील फर्स्ट है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, और इससे हम शुगर चीनी बनाते हैं, और गुड़, खंडसरी और मोलेसिस भी इससे शुगर केन से बनती हैं. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा. अब आती है बात ऑयल सीड की. 2016 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना. इन रैप्ड प्रोडक्शन इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर कैनेडा एंड चाइना इन 2016. फिर हमारी जो प्रोडक्शन इंडिया की वो थोड़ी कम हुई, तो वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया. चाइना फर्स्ट, कैनेडा सेकेंड एंड देन इंडिया इज़ थर्ड. अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल सीड्स ग्रो की जाती हैं. अप्रोक्सीमेटली कंट्री का 12% जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है
12%, पूरी कंट्री का टोटल क्रॉप एरिया का 12% पे हम ऑयल सीड्स ग्रो करते हैं। ऑयल सीड्स हम बहुत सारे ऑयल ऐसी फसल जिससे हम तेल निकाल सकते हैं वो हम ग्रो करते हैं 12% टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री में। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस हैं, ऑयल सीड जो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में वो है ग्राउंडनट, मूंगफली बोलते हैं, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसे हम तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड एंड सनफ्लावर। और ये बहुत ज़्यादा एडिबल हैं एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, इसे हम कुकिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। और ये रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ किए जाते हैं सॉप बनाने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए। जो ग्राउंडनट है वो खारिफ क्रॉप है एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ मेजर ऑयल सीड। और जितने भी हम ऑयल सीड 12% ऑयल सीड्स हम ग्रो करते हैं उसमें से कम हाफ 6% हम ग्राउंडनट ही प्रोड्यूस करते हैं कंट्री में। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, जिसे राजस्थान और आंध्र प्रदेश फॉलो कर रहे हैं। लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप है। सीसम एक खारिफ क्रॉप है जो नॉर्थ एंड राबी इज़ इन नॉर्थ में खारिफ क्रॉप है सीसम। और राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, मतलब कि सीसम खारिफ क्रॉप माना गया है नॉर्थ में, मतलब कि नॉर्थ में इसे खारिफ सीजन में ग्रो किया जाता है। तिल को सीसम नहीं है, ये सीसामुम है, तिल बोलते हैं इसे। और साउथ इंडिया में इसे राबी सीजन में ग्रो किया जाता है। कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ इन राबी और खारिफ सीजन में। अब आती है बात टी कल्टीवेशन की। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो टी कल्टीवेशन है ये एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ये पहले ब्रिटिश से हमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये टी कल्टीवेशन करते थे वो, तो उनसे हमने भी उनकी देखा देखी में हमने भी टी कल्टीवेशन करना शुरू किया। अब जो टी प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो हो जाते हैं विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल। इन्हें डीप और फर्टाइल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। ये ह्यूमस में रिच होती है, मतलब सॉइल ह्यूमस में रिच होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसमें होना चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। एक पूरे साल के जब तक वो ग्रो कर रहा है तो टी की जो बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, जो भी हैं, उन्हें मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है उन्हें मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट। उन्हें फ्रॉस्ट नहीं चाहिए होती पूरे साल के लिए जब तक भी वो ग्रो कर रही हैं। फ्रीक्वेंट शावर evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो ये टी है ये लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, मीन्स इस टी को ग्रो करने के लिए लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल लेबर। इसके लिए स्किल लेबर चाहिए होती है। और टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस। और ये टी को टी गार्डन्स में प्रोसेस किया जाता है टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस, उसकी फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए। मेजर ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट है असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपेगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tree producing state in the country. India is leading producer as well as exporter of tea in the world. India leading producer है और exporter है टी का पूरी दुनिया में। इंडिया की टी फेमस है पूरी इंडिया में, वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन, मतलब कि इंडिया प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी। पूरे दुनिया में जितनी कॉफ़ी प्रोड्यूस हो रही है उसकी 4% इंडिया की कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी क्वालिटी की मानी गई है। जो अरेबिका वैरायटी के जो कॉफ़ी होती थी वहाँ से हमें कौन से अरेबिक वैरायटी ऑफ
जो अरेबिक वैरायटी थी उनकी यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द country. From Yemen is produced the Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. जो हमारी कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, ये है अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी। और ये हमें यमन एक कंट्री से मिली थी, मतलब हमें उनके यमन कंट्री से हमें ये मिली, ब्रॉट की हमने यमन से। और अरेबिका वैरायटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमें यमन कंट्री से मिली थी। ये इम्पोर्टेंट है लाइन। दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये वेराइटी अरेबिका वेराइटी बहुत ज़्यादा डिमांड में है पूरी दुनिया में। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. और जो इसकी कल्टीवेशन है ये बाबा बुदम हिल्स में ज़्यादातर की जाती है। और आजकल इसकी कल्टीवेशन नीलगिरी कर्नाटका में नीलगिरी प्लेस पे, केरला और तमिलनाडु में कॉफ़ी अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। बात आती है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में मेनली वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट और वेजिटेबल का। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया ट्रॉपिकल प्रोड्यूसर है और टेम्परेट फ्रूट्स का प्रोड्यूसर है। मैंगोज़, महाराष्ट्र के मैंगो, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट मैंगोज़ कौन से स्टेट के? महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, वेस्ट बंगाल के बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑरेंजेस नागपुर के, चेरनपुंजी के, मेघालय में। और बनाना केरला का, मिज़ोरम का, महाराष्ट्र का और तमिलनाडु का। लीची और गवावा उत्तर प्रदेश का, बिहार का। पाइनएप्पल मेघालय का। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश का एंड महाराष्ट्र का। एप्पल्स, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh are in great demand of world over. पूरी दुनिया में इनकी बहुत डिमांड है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल। पूरी दुनिया की जो वेजिटेबल है, टोटल वेजिटेबल में से 13% इंडिया प्रोड्यूस करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल और पोटैटो। और जो इंडिया है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है। यहाँ पे पी, मटर, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल और पोटैटो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये थे हमारे फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड थ्रू इट and best of luck for your exams. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.